हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, यहां पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाता हूं यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, ग्रुप सी, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए एक समग्र अध्ययन करके मैंने ये सीरीज जो आपके लिए बनाई है, इस सीरीज का आज ये चौथा वीडियो है। आज तक मैंने इससे पहले जो आपको बताया था उसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन आपके लिए बताए थे और उसमें मैंने आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर जो आज आपका जो फॉर्मेट रहने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला रहने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन भी देने वाला हूँ और हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैप्पी वैली पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? तो भाई हैप्पी वैली पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है दोस्तों? ये मसूरी में स्थित है, ठीक है, मसूरी में। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब मसूरी शब्द यहां पर आया है, भाई देखिए मसूरी जो है ना, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। मैं आपको प्रत्येक चीज डिटेल में बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, एक कॉपी पेन अपने पास में रख लीजिए ताकि आप जो भी चीजें इंपॉर्टेंट इसमें आएंगी वो आप नोट कर सकें। जो मैंने इसमें नोट किया है ये मैंने विभिन्न किताबों से, इंटरनेट के माध्यम से और अपने पर्सनल विवेक से मैंने ये सारी चीज़ें इसमें नोट की हैं। आप लोग जब बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा आप कॉपी पेन तैयार करके रखो, आप इनको सब नोट कर लो, ठीक है। तो मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। भाई 1825 में कैप्टन यंग थे जो उस समय जो है अभी जो वर्तमान मसूरी है इसकी खोज इन्होंने की थी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। उपनाम भी पूछा जाता है। और मसूरी की खोज किसने की? तो कैप्टन यंग ने की थी 1825 में। दोस्तों मसूरी जो है इसको गंगोत्री, यमुनोत्री आदि जितने भी ये तीर्थ स्थल है इनका प्रवेश द्वार भी इसको मसूरी को बोला जाता है। अगर साक्षरता की बात करें तो मसूरी की जो औसत साक्षरता है वो 89.69% है। जो भारत की जो राष्ट्रीय साक्षरता है, औसत साक्षरता है उससे कहीं ज़्यादा है। अब मुझे लगता है कि जो भारत की राष्ट्रीय औसत साक्षरता है लगभग शायद 72 के आसपास की है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता दें, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करके। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का उत्तर क्षेत्रीय मुख्यालय भी जो है मसूरी में स्थित है। और एक स्कूल है यहाँ पर को दोस्तों, ये है सेंट जॉर्ज विद्यालय, ये भी मसूरी में है। इसकी स्थापना 1853 में हुई थी, ठीक है। और ये जो है सबसे पुराने और प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक माना जाता है, सेंट जॉर्ज विद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। दूसरा एक यहाँ पर जो है गुरु नानक 5th सेनेटरी स्कूल, सेंटनरी स्कूल है मसूरी में। तो ये भी जो एक प्रसिद्ध विद्यालय है दोस्तों, ठीक है, मसूरी का। इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी की स्मृति में उनकी 5वीं जन्म शती के अवसर पर 1969 में हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि गुरु नानक देव जी की स्मृति में या उनकी 5वीं जन्म सदी के अवसर पर जो है कहाँ पर स्कूल बसाया गया या कौन सा स्कूल बनाया गया? तो वो था भाई गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल मसूरी में, ठीक है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मसूरी के कुछ मुख्य आकर्षण है दोस्तों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जैसे गन हिल है तो मसूरी में है, ज्वाला देवी मंदिर है, म्यूनिसिपल गार्डन, तिब्बती मंदिर, कैमल बैक रोड, झाड़ी पानी फॉल, भट्टा फॉल, कैंपटी फॉल और नाग देवता मंदिर। नाग देवता मंदिर तो ये कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो ये रहा आपका हैप्पी वैली मसूरी, ठीक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये आपका हैप्पी वैली मसूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। तो क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में जो कार्य करता है दोस्तों वो है वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वीडियो, ऑप्शन सी में ये है दोस्तों। एक पंचायत सचिव को जो है ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है, इनमें से इतनी चीजों से इसको पुकारा जाता है। किसको? एक पंचायत के सचिव को। पंचायत सचिव एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। गैर निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब इसको निर्वाचित नहीं कर सकते, ठीक है, निर्वाचित नहीं कर सकते। जिसे राज्य सरकार द्वारा पंचायत की गतिविधियों की देखरेख के लिए इसको नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। एक पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय का प्रभारी होता है और इसके साथ ही सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ ही योजना से मिलने वाले लाभों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देने का कार्य भी करता है। हमने जाना यहाँ पर जो
ग्राम सचिव होता है, या इसको ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो वगैरह जो भी कहते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों से इसको संबोधित कर सकते हैं। तो ये इसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है, इसके हमने थोड़ा जनरल जान लिया। आगे हम इसके मुख्य कार्यों के बारे में भी और इसके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो अधिकार हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको मेन चीज़ बता दूं, जो वीडियो होता है, ग्राम सेवक होता है, तो ये अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो विभिन्न आकार के प्रमाण पत्र, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, कुछ ऐसे ही जो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनका पंजीकरण ये करता है, ठीक है। और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए जो पात्र लाभार्थी हैं, उनका सर्वे करता है, ठीक है, उनका सर्वेक्षण करना, उनका सर्वे करना भी इसी का कार्य होता है। पंचायत सचिव का सबसे मुख्य कार्य दोस्तों, पंचायत अधिनियम के अंतर्गत विभागीय आदेशों का अध्ययन करके उनका पालन सुनिश्चित करना होता है या करवाना होता है। जितने भी विभागीय आदेश आते हैं, उनका अच्छी तरीके से भली भांति ये अध्ययन करता है, उसके बाद उसका पालन करवाता है लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। तो भाई ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति आपको मिलेगा जो है, कौन करता है, ग्राम पंचायत ही करती है। तो लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत सचिव का पद जो है वो सरकारी पद होता है दोस्तों, ठीक है। अधिकांश राज्यों में इसकी नियुक्ति का जिम्मा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के पास होता है, ठीक है। वो क्या करती है, जो खाली पद होते हैं उसके बारे में कर्मचारी चयन आयोग को बताया जाता है, अवगत कराया जाता है, और फिर उसके बाद कर्मचारी आयोग जो है क्या करता है, इन परीक्षाओं से जुड़ी हुई इन पदों से जुड़ी हुई परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, और इस भर्ती के माध्यम से जो है उस पद को भरा जाता है, यानी कि ग्राम सचिव की व्यवस्था की जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाखन देवी मंदिर स्थित है। तो जाखन देवी मंदिर कहाँ पर है भाई, ये अल्मोड़ा में है, जाखन देवी मंदिर है ना, तो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार ऐसे बनता है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, नंबर 1 तो ये क्वेश्चन आप जो देख पा रहे हैं ये तो है ही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्मोड़ा में स्थित जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है, तो भाई ये यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। दूसरा है, यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है या कहाँ से होती है, तो ये अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से होती है। इन चीजों को ध्यान रखना, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद अल्मोड़ा का जिक्र आया दोस्तों, तो अल्मोड़ा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं और अल्मोड़ा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अल्मोड़ा जिले में जितने भी मंदिर हैं, इनको 2 ग्रुपों में बांट सकते हैं, ठीक है, ये तो हम आगे देखेंगे। उसके बाद अल्मोड़ा शहर जो है दोस्तों, इसको कुमाऊं का शीश फूल कहा जाता है, अल्मोड़ा शहर को, ठीक है, ध्यान रखना। अल्मोड़ा नगर जो है ये कासाई पर्वत की चोटी पर स्थित है, ठीक है। और अल्मोड़ा जिले में एक मंदिर है दोस्तों, जिसको कसार देवी मंदिर कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र इसको माना जाता है, चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है दोस्तों। इस मंदिर में दुनिया का सबसे अधिक चुंबकत्व पाया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे, मैंने आप लोगों के लिए अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अल्मोड़ा में जो मैंने कहा 2 ग्रुपों में है, उसमें से एक ग्रुप ये है दोस्तों, 9 दुर्गा मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में दुर्गा देवी के 9 मंदिर है, जो माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है। उन 9 मंदिरों में कौन कौन से हैं, जैसे पाताल देवी मंदिर है, इसको पाटेश्वरी देवी भी कहा जाता है। उसके बाद यक्षिणी देवी मंदिर है, राजराजेश्वरी देवी मंदिर है, त्रिपुरा देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर है, उल्का देवी का मंदिर है, शीतला देवी का मंदिर है, कोट कालिका का मंदिर है, और दुर्गा रत्नेश्वरी का मंदिर है। ये दुर्गा के 9 रूप हैं, और ये 9 के 9 मंदिर आपको कहां पर मिल जाएंगे, अल्मोड़ा में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई है, तो भाई राजकीय वेधशाला की स्थापना नैनीताल में की गई है, ठीक है। तो इसको जो है, इसका जो पूर्व नाम था दोस्तों, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान था, ठीक है। अभी भी इसको ARIES यानी कि एरीज के नाम से जानते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये मैनोरा पीक नैनीताल में है, और यह एक क्या है दोस्तों, खगोली वेधशाला है, खगोली वेधशाला है दोस्तों। इसके गठन की अगर बात करें, मैंने कहा ये नैनीताल में, ऑप्शन डी हमारा सही है। इसका गठन जो हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य की वेधशाला के नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य की वेधशाला के नाम से हुआ था। किसने किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और कब किया था बात आती है, तो 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना की गई थी,
ठीक है, अब हमने जान लिया कि किस नाम से हुई थी, कब हुई थी। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि ये कहाँ की गई थी। उस समय इसकी स्थापना वाराणसी में की गई थी। जब 20 अप्रैल 1954 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना की थी तो उस समय वाराणसी में की थी। फिर उसके बाद दोस्तों 1955 में इसको नैनीताल और फिर 1961 में इसको इसके वर्तमान स्थान यानी कि मैनोरा पीक में ले जाया गया, जो नैनीताल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पूरी आपने कथा सुन ली। उसके बाद 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तो उसके बाद से इसको दोस्त राजकीय वेधशाला के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की वेधशाला के नाम से इसकी स्थापना की गई। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान भी इसको बोला जाता है। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद इसको राज्य की वेधशाला के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों 22 मार्च 2004 को भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान का रूप इसको दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो भाई ये की गई है रुड़की में। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी कि CBRI बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश में हुआ CBRI, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य रखा गया था? भारत में भवन निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पादन, उसका दोहन और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य रखे गए। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद जब इसकी स्थापना की गई, इसमें कुछ लक्ष्य भी रखा गया होगा कि हमको क्या लक्ष्य इसकी स्थापना के बाद प्राप्त करने हैं। दोस्तों भवन और आवास के सभी पहलुओं पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च और उसका डेवलपमेंट करना, और भवन निर्माण उद्योग की आपदा न्यूनीकरण यानी कि आपदाओं को कम करना सहित सभी प्रकार के भवनों में मितव्ययिता यानी कि कम खर्च हो और सुखदाता कार्यक्षमता दक्षता। ठीक है, और कार्य क्षमता में जो है ज़्यादा कार्य क्षमता बढ़े, उसमें गति आए, निर्माण में उत्पादकता बढ़े, पर्यावरण का बचाव हो, ऊर्जा संरक्षण और का नियोजन हो, अभिकल्पन नींवों सामग्री और निर्माण में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में हेल्प करना इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना रुड़की में हुई। सारे इसके लक्ष्य और भवन ये जो है आपको मैंने इसका उद्देश्य बता दिया है। ये रहा आपका जो है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इसकी स्थापना जो है मैंने यहाँ पर दी है 1947 में। ठीक है, जो इसके डायरेक्टर है दोस्तों डॉक्टर गिरीश शाहनी इसके डायरेक्टर हैं, और इसकी लोकेशन आपके सामने ये रही। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो लाल बहादुर शास्त्री, इसकी स्थापना आपको पता है ये मसूरी में की गई, जहाँ पर IAS PCS वगैरह इन लोगों की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जब IAS आप बन जाओगे तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। इसको ध्यान रखना, कहाँ पर की गई है? मसूरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका क्या उद्देश्य है? उच्चतर सिविल सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, IAS वगैरह IPS जो भी हैं, उच्चतर सिविल सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देना इसका काम है। तो दोस्तों इसके मुख्य जो उत्तरदायित्व हैं उन पर बात करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं जो समूह का यानी कि जो लेवल 1 के होते हैं उन सदस्यों को एक संयुक्त आधारित पाठ्यक्रम के जरिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, जो प्रवेशकालीन यानी प्रवेश के दौरान जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग देना इसका कार्य है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रवेशकालीन तथा प्रवेशोपरांत प्रशिक्षण और मिड करियर प्रशिक्षण प्रदान करना। देखिए जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको प्रवेश के दौरान और प्रवेश के बाद और प्रवेश के बाद जो मीडियम जो उनका करियर का बीच बीच में कोई भी ट्रेनिंग होंगी, जितनी प्रकार की भी जो ट्रेनिंग होंगी वो सभी देना भी किसका कार्य होता है? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की का कार्य है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं के लिए अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना भी किसका कार्य है? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ही कार्य है जो मसूरी में है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा आप और जान लो कुछ। देखिए इसका आदर्श वाक्य है, इस एकेडमी का आदर्श वाक्य है सीलम परम भूषणम, जो संस्कृत में है। ठीक है, अगर इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे आप, चरित्र सबसे बड़ा गुण है, ये इसका आदर्श वाक्य है। स्टार पॉइंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको दे देंगे सीलम परम भूषणम किसका आदर्श वाक्य है, तो आपको बताना पड़ेगा ये किसका है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है?
तो शीलम परम भूषणम, या हिंदी में अगर पूछेंगे तो चरित्र सबसे बड़ा गुण है, ये इनका आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 1958 में इसकी स्थापना हुई। ये किस प्रकार की एक जो है एकेडमी है, तो इस सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका कार्य भी जो है ट्रेनिंग देना है सिविल सेवा के अधिकारियों को। इसकी मान्यता के संबंध में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ मैं। इसके डायरेक्टर जो हैं दोस्तों इस समय, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीनिवास कटिकितला इसके डायरेक्टर हैं, और ये जो है शिमला और नई दिल्ली 1972 तक, शिमला और नई दिल्ली में ये 1972 तक रही, और अभी ये समय मसूरी उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए इसके पुराने नाम की अगर बात करें, पहले इसका नाम राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो, आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो। आगे अगला क्वेश्चन है, राज्य में केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो भाई ये देखिए, पहले सबसे पहली बात जो एकेडमी है, ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा इनके नाम के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको चित्र भी दिखाता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से ध्यान आ जाए। ठीक है, तो केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। देहरादून में मैंने आपको बताया भाई ये है, और उसके बाद देहरादून के कुछ अन्य संस्थान भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, जैसे उनमें से क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? देहरादून में है मेरे भाई। और सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, केंद्रीय भूमि जल जिसके बारे में हम बात करें, ये तो देहरादून में ही है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपको पता है, ये भी देहरादून में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, और आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। आगे, नैनीताल में वेधशाला को कब स्थापित किया गया था? भाई नैनीताल में वेधशाला को क्या था? 1961 में स्थापित किया गया था। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसकी नैनीताल में स्थापना और इन सारी चीज़ों से जो है क्या समझ में आता है, मैं आपको इसकी कहानी आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो इसका गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य की वेधशाला के नाम से इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 1954 में। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 20 अप्रैल 1954 को इसका स्थापना हुई थी वाराणसी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन इस वेधशाला की स्थापना जब हुई थी, उसके बाद इसको 1961 में यहाँ पर लाया गया नैनीताल में। ठीक है, तो इसीलिए इसके स्थापना नैनीताल में 1961 यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, वैसे अगर इसकी स्थापना अगर मान लीजिए ऑप्शन में 1954 आएगा और ऑप्शन ऊपर नैनीताल नहीं आएगा, तो फिर आपको 1954 ही इसको करना पड़ेगा, जब वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अब भाई बात उठती है कि ये वेधशाला बार बार बोला जा रहा है, तो ये वेधशाला होती क्या है दोस्तों? तो ये जो हम बात कर रहे हैं नैनीताल में जो वेधशाला है वो ये है, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये वेधशाला है। ये एक या फिर एक से अधिक बेलनाकार संरचनाओं को आधुनिक वेधशाला कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपरी सिर पर घूमने वाला अर्ध गुंबद, ये देखिए यहाँ पर ये सबसे ऊपरी सिरा है, यहाँ पर को अर्ध गुंबद टाइप का होता है। ठीक है, स्थित होता है। इन संरचनाओं में आवश्यकता अनुसार अपवर्तक या परावर्तक दूरदर्शक होते हैं। ठीक है, अपवर्तक या परावर्तक। अपवर्तक आप जानते होंगे, परावर्तक आप जानते होंगे। ठीक है, अपवर्तक क्या होता है और परावर्तक क्या होता है, मतलब ठीक है, किरणों का खेल होता है, किरणों की दिशा को मोड़ना या किरणों को किसी चीज़ से टकराकर वापस भेजना। ठीक है, ये चीज़ें होती है, कभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो दूरदर्शक वस्तुएं क्या होती है? वेधशाला की आंख होती है, जो ये दूरदर्शक यानी कि दूर की वस्तुओं को, जो चीज़ों को देखती है, वो दूरदर्शक कहलाएंगी, यानी कि दूर की चीज़ों को देखने का जो कार्य करेंगी, तो उसको क्या कहते हैं? इसकी आंख कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रख लेना आपने। इसका उपयोग करके खगोलीय पिंडों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। खगोलीय मतलब क्या हुए? जो आसमानी, जो ब्रह्मांड में जो पिंड हैं उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके आंकड़े एकत्रित करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये चीज़ें आपने जान ली, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा में है मेरे भाई। ठीक है, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। आपने देखा होगा जब आप शहर में प्रवेश करते हैं एनटीडी से नीचे को, तो आपको इस प्रकार की एक बिल्डिंग वहाँ पर को दिखाई देती है फलसीमा के पास। तो ये बिल्डिंग जो है उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी है। ठीक है, कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है। दोस्तों, नृत्य सम्राट उदय शंकर की स्मृति में, उनकी याद में अल्मोड़ा में राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था उदय शंकर जी की पत्नी, जिनका नाम क्या है? अमला शंकर।
ठीक है। तो इनके आग्रह पर 2002 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन ने इसको बनाने का निर्णय लिया था। तो उन्हीं के प्रयासों से तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो उन्होंने इस भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसकी स्थापना से संबंधित जो है कई चीजें मतलब कंफ्यूजन है, कहीं पर 2003 दिया है, कहीं पर 2002 दिया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना इसको। तो अल्मोड़ा विश्वविद्यालय नृत्य सम्राट उदय शंकर की कर्मभूमि रही है दोस्तों। हालांकि ये यहाँ के नहीं थे, इनका जन्म कहीं और हुआ था। अभी मैं इनके बारे में आपको भी बताऊंगा, उदय शंकर जी के बारे में। लेकिन अल्मोड़ा इनकी कर्मभूमि रहने की वजह से इस यहाँ पर एक ये बनाने का मतलब कार्य किया गया। ये चाहते थे कि अल्मोड़ा में जो है ऐसी चीज़ बने, इसका विकास हो। इन्होंने कुछ टाइम जो है अल्मोड़ा में एक सेंटर की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1938 में उदय शंकर कल्चर सेंटर की इन्होंने स्थापना भी की थी। और 1938 से 1943 तक इस सेंटर को इन्होंने यहाँ पर चलाया था। लेकिन बाद में ये ऐसे ही बंद हो गया, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इस वजह से जो है यहाँ पर फिर उनकी पत्नी के आग्रह करने पर तो इन जगमोहन मंत्री जी ने ये जो है करवाया था। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे उदय शंकर जी के थोड़ा फ्यूचर के बारे में, ये क्या करते थे, कब जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1900 में। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु हो गई थी 26 सितंबर 1977 को 76 साल की एज में। तो ये राजस्थान से मरने के लिए कहाँ चले गए, कोलकाता। इनका कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, यानी कि पश्चिम से जाके सीधे पूरब में पहुंच गए थे। तो राष्ट्रीयता की बात करें तो भारतीय हैं, जाहिर सी बात है। व्यवसाय इनका नर्तक थे, कोरियोग्राफर थे। ठीक है, यानी कि नृत्य से और कोरियोग्राफी से जुड़े हुए थे, इसीलिए मतलब यानी कि नाटक और इन चीज़ों से जुड़े हुए थे, कला से। जीवन साथी अमला शंकर मैंने बताया। बच्चे इनके हैं आनंद शंकर और ममता शंकर। उदय शंकर जी के बारे में थोड़ा सा पता है आपको। अगर इनके बारे में पूरा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए 1 घंटे का वीडियो भी कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई। तो भाई ये जो है आप देखेंगे इसमें से नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, कहीं पर आपको इसका आंसर हो सकता है 2004 देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है नन ऑफ दीज दोस्तों, क्योंकि कहीं पर 2003 आपको देखने को मिलता है, कहीं पर 2004। 2003 इसलिए कह रहा हूँ, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर या फिर आपको विकिपीडिया में ये 2003 मिलेगा। ठीक है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों देखने को मिलता है। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य के आधार पर इसको हिमगिरी जी विश्वविद्यालय भी कहीं पर बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए की गई। तो क्या उद्देश्य रखा गया, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य जो चरित्र में राष्ट्रीय और अधिकार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय है। तो इसके मतलब चरित्र में तो राष्ट्रीय है और अधिकार इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय के बराबर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा, इसकी स्थापना। तो स्थापना के बारे में जो मैं कह रहा था अभी, इसमें कन्फ्यूजन है, तो वो ये है कि राज्य विधानसभा उत्तरांचल सरकार अधिनियम 2003 ये यहाँ पर अधिनियम संख्या, जब किसी चीज़ की स्थापना होती है, कोई विश्वविद्यालय या कुछ भी बनता है तो अधिनियम पारित होता है, बनता है। तो जब वो अधिनियम 2003 में जब ये पारित हुआ होगा तो कहीं पर इसकी स्थापना जो है उसी समय से मान ली गई। और दूसरा फिर जब इसको बनाया गया, जब से इसका काम शुरू हुआ, बिल्डिंग बनी, तब से भी इसको 2004 में ये बना होगा, तो तब इसका नाम जो है 2004 भी माना जाता है। तो 2003 में जब ये अधिनियम पारित हुआ, ये अधिनियम आया तो इस विश्वविद्यालय का, तो तभी से इसकी स्थापना मान ली गई। तो कुल मिला के ये है कि 2003 या 2004 में कन्फ्यूजन था, जो ऑफिशियल दिया है हम तो उसी को मानेंगे, 2003 को। ठीक है, तो इसका नाम है, जो फॉर्मर नेम है इसका, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय बोलते हैं इसको। वैसे इसको जो है हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। इसका आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम है। इसके चेयरमैन सुभाष चंद्र हैं दोस्तों, और काउंसलर प्रोफेसर MD इरफान खान हैं, और वाइस चांसलर इनके डॉक्टर राकेश रंजन हैं, और देहरादून उत्तराखंड में ये इस समय स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ था। उत्तराखंड में वैट हुआ था दोस्तों 2005 में लागू। ठीक है, 2005 में वैट लागू हुआ था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, वैट के बारे में आपको इस चीज़ पता होंगी, वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है, ये वैट है। अभी तो GST कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हट चुकी हैं। इन सब को ऐड करके एक GST में ऐड कर दिया गया है। मूल्य वर्धित कर, यानी कि
मूल्य पर ऐड होने वाला कर, जो भी जिस वस्तु की जितनी वैल्यू है, जितनी उसकी कीमत है, मूल्य है, उस मूल्य के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसकी वैल्यू के अनुसार। ठीक है, तो ये कर कौन देगा भाई? उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा, जो उसका इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, उसके ऊपर ये कर लगेगा। ठीक है, तो इसके जो है आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है। मतलब ये है आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का मतलब क्या हुआ भाई? जब कोई चीज कहीं पर बनती है, उसके बाद वो विभिन्न चरणों से गुजरती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, दुकानदार के पास जाएगी, एजेंसी के पास जाएगी, लास्ट में उपभोक्ता के पास जाएगी। ठीक है, तो जितने भी चरणों से गुजरेगा वहां पर क्या होगा? उसके ऊपर कर लगता रहेगा। ठीक है, तो ये वैट इस पर लगाया जाता है जहां मूल्य जोड़ा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक चरणों में प्रत्येक पॉइंट पर लगेगा। प्रारंभिक उत्पादन से बिक्री होने तक के बिंदु तक, मैंने कहा यहाँ पर उसको प्रोडक्शन हो रहा है उसका, और यहाँ पर उपभोक्ता उसको खरीद रहा है, उसका यूज कर रहा है। तो यहाँ से जितने भी चरणों से होकर गुजरेगा, जितने स्टेप से, वहां इसमें वैट लगता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? तो राजकीय विधि कॉलेज आपको पता होगा दोस्तों, ये गोपेश्वर में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो गोपेश्वर ये रहा, देखिए सुंदर सा शहर, ये गोपेश्वर है आपका, जो चित्र में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों राज्य गठन जब हुआ था, उसके बाद लॉ फैकल्टी की उपलब्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने 2003 में लॉ कॉलेज गोपेश्वर की स्थापना की। तो कब की थी भाई? 2003 में की थी। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछा है कि कब की थी, लेकिन अगली बार हो सकता है ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना, राजकीय विधि कॉलेज की स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रदेश का जो है उत्तराखंड का इकलौता लॉ कॉलेज है, और महाविद्यालय में प्राचार्य समेत 8 प्रवक्ता, एक पुस्तकालयाध्यक्ष, 2 लिपिक हैं और 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया जब ये कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये लॉ कॉलेज के बारे में इतनी चीजें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको लग रहा है कि हमने इसमें कुछ मेहनत कर रखी है, तो फिर प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस शहर में हुई? तो ये भाई गुरु रामराय जहां पर आ जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि देहरादून से संबंधित है भाई, सीधे सीधे देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है श्री गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रहा आपका। तो दोस्तों गुरु रामराय के बारे में, जिनके नाम से ये इंस्टीट्यूट बना है, तो ये गुरु रामराय जो है 1699 पंजाब से यहाँ आए थे। इन्होंने यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया था दोस्तों। ठीक है, और आज ये नगर के केंद्र में स्थित है। तो जो देहरादून नाम पड़ा था दोस्तों, वो भी इन्हीं के नाम के आधार पर पड़ा था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि गुरु रामराय जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा डाला, तो उनके डेरे डालने की वजह से इसका नाम शायद देहरादून पड़ गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ों में अपभ्रंश आता है, सुधार मतलब उनका रूप बिगड़ता है। तो देहरादून को ही लास्ट धीरे धीरे लोग देहरादून कहने लग गए होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि गुरु रामराय ने यहाँ पर अपनी देह त्यागी थी, तो देह त्यागने की वजह से इसका नाम देहरादून पड़ गया था। ठीक है, तो इतिहासकार जो हैं वो इस जगह का नाम इससे पहले पृथ्वीपुर मानते हैं, देहरादून का नाम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला, महात्मा गांधी ने भारत का छोटा कश्मीर उत्तराखंड में किस स्थान को कहा है? तो आपको पता होगा, ये पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ अन्य उपनाम भी यहाँ के हैं दोस्तों, जैसे सोर घाटी, ठीक है, जौहार घाटी, ठीक है, ये भी पिथौरागढ़ के कुछ उपनाम है, छोटा कश्मीर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मसूरी ऑप्शन में है, तो मसूरी के भी कुछ उपनाम है। पर्वतों की रानी इसको बोला जाता है, और भारत का एडिनबरा भी मसूरी को बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा को ताम्र नगरी, बाल मिठाई का घर और पीतल नगरी, ठीक है, कुछ इसके भी उपनाम है। उसके बाद रानीखेत, ठीक है, ऑप्शन डी में यहाँ पर बंद हो गया। तो रानीखेत भी पर्यटकों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पिथौरागढ़ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पिथौरागढ़ का पुराना नाम शोर घाटी है, और शोर शब्द का मतलब होता है सरोवर। ठीक है, तो सरोवर शोर का मतलब होता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस घाटी में 7 सरोवर थे पहले। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन सरोवर जो हैं सूखते गए, उनका पानी कम होता चला गया, और ये एक प्रकार का पठार टाइप का या पठारी भूमि बन गई। देखेंगे आप पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ एक मतलब एक थाली के आकार का है। ठीक है, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे अल्मोड़ा है उस तरीके का नहीं है। आपको बड़ा शानदार सा एक शहर देखने को मिलता है जो गहराई में है। तो इस तरह से ये पानी वो हो गया तो चल गया। लेकिन अधिकांश लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर राय पिथौरा की राजधानी थी, इसीलिए इनका नाम पिथौरागढ़ पड़ गया, और पठारी भूमि होने की वजह से इसको नाम
पठारी, मतलब इसका नाम पिथौरागढ़ हुआ, पठार पिथौरा, ठीक है। इस तरह से कुछ कनेक्ट करके इसका नाम मतलब रखे जाने की एक कल्पना ये भी है, मान्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मनीला देवी मंदिर जो है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, ठीक है। मनीला देवी मंदिर, ये रहा मनीला देवी मंदिर, आप इस चित्र में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मनीला देवी मंदिर है। तो मनीला देवी मंदिर जो है अल्मोड़ा के सल्ट वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, सल्ट क्षेत्र में है, ठीक है। तो मनीला देवी जो है इनको कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कहा जाता है। ये मंदिर जो है कत्यूरी निर्माण शैली में बना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो वो पूछा जाता है कि ये मंदिर किस शैली में बना है, ठीक है। तो फिर कत्यूरी निर्माण शैली में ये मंदिर बना है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो ब्रह्मदेव थे कत्यूरी राजा, एक ब्रह्मदेव जिसको बिरदेव भी बोला जाता है, बहुत ही खतरनाक राजा था ये। तो 1488 में ब्रह्मदेव ने मनीला देवी निर्माण करवाया था मंदिर का, ठीक है। और मंदिर में जो है काले पत्थर से बनी माँ दुर्गा की मूर्ति और भगवान विष्णु की मूर्तियां स्थापित हैं। तो इसमें इस मंदिर में कैसी कौन कौन सी मूर्तियां हैं? काले पत्थरों से बनी मूर्तियां, और मतलब काले पत्थर से बनी माँ दुर्गा की मूर्ति और भगवान विष्णु की मूर्तियां किस मंदिर में हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए मनीला देवी मंदिर में, ठीक है। और 1977-78 में मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया था। जब 1488 में बना गया था, बहुत पुराना स्थिति इसकी अजीब सी हुई होगी, तो इसका जीर्णोद्धार कराया गया। कब? 77-78 में, 1977-78 में क्वेश्चन बनेगा कब जीर्णोद्धार कराया गया। आगे, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो भाई प्राचीन काल में इसको सिरा राज्य कहा जाता था, ठीक है, सिरा राज्य कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। बाकी काली कुमाऊं का क्षेत्र अभी बताता हूँ आपको मैं, ये बाकी चीजें भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सिरा राज्य जो था, इसके उत्तर में जो सीमा थी गौरी गंगा नदी तक की सीमा इसकी थी, दक्षिण में शोर तक और पूर्व में कंडाली चीना तक और पश्चिम में रामगंगा नदी तक की सीमा जो थी ये सिरा राज्य की थी, ठीक है। यहाँ तक जो इसकी सीमाएं थी। उसके बाद जो काली कुमाऊं का क्षेत्र था दोस्तों, ये उत्तर में शोर गंगोली सरयू नदी तक का जो उत्तर में इसका विस्तार था, और दक्षिण में लढ़िया नदी और पूर्व में काली नदी, ठीक है, और पश्चिम में ध्यानीरो तक जो है इसका विस्तार था काली कुमाऊं का। डोटी नेपाल में है, ये आपको पता ही है। आगे है, निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थल पर देवर्षि नारद ने तपस्या की थी? तो देवर्षि नारद ने दोस्तों रुद्रप्रयाग में तपस्या की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर को सही है, रुद्रप्रयाग में। दोस्तों केदारखंड में वर्णित कथा के अनुसार नारद मुनि ने रुद्रप्रयाग में एक टांग पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी, ठीक है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इन्होंने नारद जी को रुद्र रूप में दर्शन दिए थे यहाँ पर, ठीक है, रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। और जब उनकी तपस्या से खुश होकर उन्होंने उनको क्या दी थी? वीणा भी दी थी। इसका प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हैं प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉपी पेन पकड़ के रखनी है, स्क्रीनशॉट रख लो, चाहे तो कुछ भी कर लो आप, लेकिन नोट करो। जिस स्थान पर भगवान शिव ने रुद्र रूप में दर्शन दिए से, इस स्थान पर जो है क्या हुआ? रुद्रनाथ का मंदिर बनाया गया। बाद में इसी स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना गया, ठीक है। इस तरीके से रुद्रप्रयाग यहाँ का नाम पड़ा। तो दोस्तों पुराणों में रुद्रप्रयाग को पुनाड़ कहा गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुनाड़ कहा गया है पुराणों में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए आपको इस चीज को याद रखना है। जबकि महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त कहा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पुराणों में इसको पुनाड़ कहा गया, लेकिन महाभारत काल में इसको क्या कहा गया? रुद्रावर्त कहा गया। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक है। 5 प्रयाग हैं आपको पता है, तो उन 5 प्रयागों में से रुद्रप्रयाग जो है एक है। जहां जहां पर नदियां मिली, ठीक है, गंगा जहां जहां पर अपनी नदियों से मिली, तो वो 5 प्रयाग बन गए। उन 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो नागनाथ मंदिर कहाँ पर है भाई? अल्मोड़ा, मसूरी, चंपावत या चमोली? तो ये चंपावत में स्थित होगा। ऑप्शन सी नागनाथ मंदिर। देखिए दोस्तों, ये रहा नागनाथ मंदिर, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। आप देखेंगे, कभी जाने का अवसर मिले तो जरूर जाना। ये चंपावत में है नागनाथ मंदिर। ये मंदिर जो है दोस्तों भगवान शिव को जो है समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। किसका मंदिर है? शिव का। नाथ आया है तो नाथ कौन? शिव। तो नागनाथ मंदिर का निर्माण जो है गुरु गोरखनाथ ने किया था, ठीक है, जो कि पहाड़ियों के एक प्रसिद्ध ऋषि थे।
18वीं शताब्दी में मंदिर को गोरखा और रोहिल्ला आक्रमणकारियों के द्वारा आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। पूरी तरीके से विध्वंस नहीं किया था, मतलब कुछ भाग इसका नष्ट कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में ये मंदिर पहले की तुलना में बेहतरीन स्थिति में है। मतलब जब उस समय था तो थोड़ा थोड़ा इसको ठीक कर दिया गया, तो पहले की तुलना में अब ये अच्छी स्थिति में है। तो यहीं पर जो है नागनाथ की धुनी के पास ही, इसके साथ में ही यहाँ पर काल भैरव का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपको पता ही है। उनमें से एक जो है वो कौन सा है दोस्तों? केदारनाथ। ऑप्शन डी यहाँ पर है केदारनाथ। केदारनाथ के अगर बारे में बात करेंगे तो आपको रुद्रप्रयाग जिले में है, नंबर 1 पता होना चाहिए। ये पत्थरों से बना है दोस्तों और कत्यूरी शैली में है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने इसका निर्माण कराया था। और जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीर्णोद्धार, तो ये जीर्णोद्धार कराया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। इसमें जब आपदा आई थी तो वो आपदा केदारनाथ में कब आई? जून 2013 में आई। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितने पॉइंट दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलिए उसके बाद बात करते हैं केदारनाथ के बारे में बात होगी तो बागेश्वर, ये एक चीज़ और है। चलिए ऑप्शन और भी दिए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे बागनाथ है, तो बागनाथ जो है बागेश्वर में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों। तुंगनाथ जो है रुद्रप्रयाग जिले में है, ये पंच केदारों में से एक आता है, सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। उसके बाद कल्पेश्वर के बारे में, कल्पेश्वर जो है उर्गमम घाटी चमोली में है और उर्मगम घाटी है, ये चमोली में, मतलब कुल मिला के चमोली आपको ध्यान रखना है। तो ये भी भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर जो है भगवान शिव के उलझे हुए बालों या जटाओं की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना। ये केदारनाथ का मंदिर है, आपको इसके बारे में पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दरबार साहिब किस स्थान पर है? तो दरबार साहिब जो है किस स्थान पर है? ये देहरादून में है। ठीक है, जब मैंने गुरु राम राय वाला आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था वहाँ पर उन्होंने एक गुरुद्वारे की स्थापना की थी, तो ये वही है। ठीक है, दरबार साहिब आप देख सकते हैं यहाँ पर को दरबार साहिब का इस तरीके से ये है। और यहाँ पर एक झंडा मेला लगता है दोस्तों दरबार साहिब में, इसी गुरुद्वारे में। ठीक है, झंडा मेला जो देहरादून में लगता है, कहाँ पर लगता है झंडा मेला? देहरादून में, तो यहीं पर लगता है। ये दरबार साहिब है, देहरादून शहर के बीच में स्थित है। श्री गुरु रामराय जी महाराज महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का एक शानदार ये स्मारक है। आगे बढ़ते, मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हरिद्वार में है मनसा देवी का मंदिर। मोस्टली लोगों को पता होगा, देखा भी होगा। ये रहा मनसा देवी, ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही शानदार ये मंदिर है। ठीक है, मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री माना जाता है। तो मनसा देवी कौन थी? भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थी। जो मनसा देवी हैं दोस्तों, इनका जो प्रादुर्भाव हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था, यानी कि इनका जो उत्पन्न हुई थी, तो ये ऐसा माना जाता है कि ये मस्तक से उत्पन्न हुई थी। तो मस्तिष्क से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? मनसा रखा गया। तो मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। ठीक है, तो विषहरी किसी को कहा जाता है? मनसा देवी को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये किसी भी विष से ज़्यादा शक्तिशाली थी, यानी कि विष को हर लेने वाली थी, इसलिए इसका नाम विषहरी रख दिया। किसने रखा? ब्रह्मा ने रखा था। मंदिर परिसर में एक पेड़ है जिसपे भक्त पवित्र धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करते हैं। आगे, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भाई ये हुआ था 5 अप्रैल 2016 को, पंचायती राज अधिनियम। अब दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है, मैं आपको बता दूं, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों में जो भी कार्य होंगे, जो जितनी भी चीज़ें योजनाएं वगैरह चलेंगी, वो सब इसके अंतर्गत उसकी व्यवस्था की जाएगी। पूरी प्रणाली, उसकी सामग्री और उसकी प्रक्रिया सब इसमें बताई गई है। जिस तरह से नगर पालिकाओं और उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद इसके पंचायती राज व्यवस्था में जो है 3 चीज़ों का जिक्र है दोस्तों, 3 चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, यानी कि 3 राज्यों की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 है ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था इसमें है, और ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति बनाई गई है, और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं की गई, 3 तरीके से इसका नियोजन होता है। अब बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में
राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। किस अनुच्छेद में पंचायती राज का किस अनुच्छेद में जिक्र है? अनुच्छेद 40 में। इसमें राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया और 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में तो जो है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, कब कि संवैधानिक पंचायती राज को किस संशोधन में और कब जो है संवैधानिक मान्यता दी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1993 में हुई थी ये 73 जो हुआ था संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, उसमें उस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामताल किस जनपद में स्थित है? तो रामताल भाई किस जनपद में स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देहरादून जनपद के चक्राता मसूरी मार्ग पर एक चौड़ी डांडा नामक स्थान है, वहां पर को ये स्थित है रामताल। ठीक है, देहरादून में। दोस्तों 8000 फीट की ऊंचाई पर ये प्राकृतिक झील है। ठीक है, 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, एक प्राकृतिक झील है। अब यहाँ पर हालांकि पानी नहीं है, ये धीरे धीरे जो है क्या हो गया, सूख गया है या किसी भी कारण से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अपना अस्तित्व ये खो रही है धीरे धीरे, लेकिन ये 8000 फीट की ऊंचाई पर प्राकृतिक झील थी। श्री राम ने अपने वनवास, जब वनवास के दौर में थे वो, उस समय सीता मैया को प्यास लगी थी, तो उन्होंने यहाँ पर सीता मैया की प्यास बुझाने के लिए धरती से इसी स्थान पर पानी उत्पन्न किया था। ठीक है, तो उसी दौरान ये झील विकसित हुई थी। शहीद वीर केसरी चंद्र की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पॉइंट बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे ये क्वेश्चन है, सीधे के सीधे। ठीक है, हर वर्ष 3 मई को यहाँ पर एक शहीद मेला लगता है। ठीक है, शहीद मेला कहाँ पर लगता है? 3 मई को लगता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही हर वर्ष जौनसार बाबर का प्रमुख जो विश्व मेला है, और वो भी चौली डांडा नामक स्थान पर ही लगता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा धार्मिक स्थल हरिद्वार में है? भाई धार्मिक स्थल हरिद्वार में कौन सा है? देखिए भारत माता मंदिर है, बिल्कुल ये हरिद्वार में है। उसके बाद नीलेश्वर महादेव है, ये भी हरिद्वार में है। मनसा देवी का मंदिर जो मैंने आपको अभी बताया वो तो हरिद्वार में है ही। तो ये 3 के 3 मंदिर मेरे भाई ये कहाँ पर हैं? हरिद्वार में ही स्थित है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रांसी स्टेडियम किस जनपद में है? तो रांसी स्टेडियम जो है दोस्तों यह पौड़ी में स्थित है। तो ये देख पा रहे होंगे, ये है आपका रांसी स्टेडियम। ठीक है, ये रांसी स्टेडियम है, ये पौड़ी में है दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में। ठीक है, इसकी जो नींव पड़ी थी 1974 में, इसकी नींव पड़ी थी उत्तर प्रदेश राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री HN बहुगुणा। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो है उन्होंने इसकी नींव डाली थी। उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था 2000 से पहले तक, तो 1974 में इसकी नींव पड़ी। और शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र प्राप्त करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, जसवंत सिंह। ठीक है, तो स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता है, शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट जो ये है कि ये एशिया का दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है दोस्तों, एशिया का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का नंबर 1 सबसे ऊंचाई पर स्टेडियम कौन सा है, तो वो है चायल क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, चायल क्रिकेट ग्राउंड है जो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, 1893 में इस ग्राउंड की इसको बनाया था, 1893 में ये ग्राउंड बना था। ठीक है, इसकी पिच जो है, पिच की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर है। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने इस ग्राउंड को बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों चीजें आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर मणिकूट पर किसका मंदिर है? तो मणिकूट पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, मणिकूट पर्वत पर नीलकंठ महादेव का मंदिर, ऑप्शन डी। भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र बंदर से जो विष निकला था उस विष को ग्रहण किया था। ठीक है, नीलकंठ इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया था, है ना, तो नीलकंठ इसीलिए इसका नाम पड़ गया। लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है दोस्तों, इसको स्वर्ग आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें सोमनाथेश्वर मंदिर के बारे में भी बताया है। तो देखिए ये क्या है, एक प्राचीनतम शिवालय है सोमनाथेश्वर मंदिर। रामगंगा नदी के पश्चिमी तट पर चौखुटिया तहसील के तल्ला गेवाड़ नामक पट्टी में ये सोमनाथेश्वर मंदिर है। ठीक है, अब हमने नीलकंठ मंदिर के बारे में जाना, कहाँ पर है, तो हमने देख लिया भाई कहाँ पर है। ठीक है, मणिकूट पर्वत पर है। सोमनाथेश्वर मंदिर कहाँ है? चौखुटिया तहसील के तल्ला गेवाड़ नामक पट्टी में। उसके बाद आते हैं गणानाथ मंदिर। तो गणनाथ मंदिर जो है अल्मोड़ा में आता है।
ठीक है, ताकुला क्षेत्र में है ये। और प्रसिद्ध साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी ने अपने उपन्यास कसब में इस मंदिर का कई बार वर्णन किया है। ठीक है, तो कसब जो है किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है, उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। कसब जो है इनका उपन्यास है, इसमें इन्होंने इसका बहुत बार जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं, महाभारत में त्रिपयका किस नदी को कहा जाता है? तो भाई ये मंदाकिनी नदी को कहा जाता है त्रिपयका। ठीक है, सॉरी, अलकनंदा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, अलकनंदा। ठीक है, देखिए अलकनंदा की 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों, जो गढ़वाल क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों पर अलकनंदा से मिलकर पंचप्रयाग बनाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब अलकनंदा आती है तो वो अलग उसकी विभिन्न सहायक नदियां उससे रास्ते में मिलती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये नदियां जो है मिल करके इन्होंने गंगा को बनाया है, आगे बढ़ते बढ़ते तो जहाँ जहाँ पर ये मिली वहाँ पर प्रयाग बना दिए गए। तो 5 प्रयाग हैं। उन 5 प्रयागों में देखिए, पहला विष्णु प्रयाग, जहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, तो वहाँ पर क्या बन गया? विष्णु प्रयाग बन गया, संगम पेपर में आते हैं। दूसरा नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी जो है अलकनंदा में मिलती है, तो यहाँ पर नंद प्रयाग हो गया। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जो पिंडर नदी जो है अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, चौथा है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद 5वां है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी क्या है? अलकनंदा से मिलती है। तो ये इनके संगम भी हो गए और 5वां प्रयाग भी हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है? तो पूर्णागिरि दुर्गा की पूर्णागिरि मंदिर आपको पता ही भाई चंपावत में है। ठीक है, ज्यादा सोचने विचारने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे चंपावत इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? पूर्णागिरि दुर्गा का मंदिर, पूर्णागिरि मंदिर। ये रहा, चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये रहा पूर्णागिरि का मंदिर। 108 सिद्ध पीठों में से एक है, जो 108 सिद्ध पीठ है उनमें से एक है दोस्तों। इसको जो है महाकाली की पीठ माना जाता है। और कहा जाता है कि जब दक्ष प्रजापति की कन्या ने जब आहुति दे दी थी, जब शिव उनको अपने हाथ में उठा करके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय सती की नाभि का भाग यहाँ पर कट कर गिरा था। ठीक है, तो जब वो जा रहे थे, सिद्ध पीठों की जो स्थापना हुई ऐसी ही तो हुई, कहीं पर उनकी आंख गिरी, कहीं पर उनका नाभि गिरी, कहीं पर उनके मतलब अलग अलग केश गिरे। ठीक है, तो इस तरीके से 108 सिद्ध पीठों की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जो उनका नाभि था, नाभि वाला भाग जो है इस जगह पर गिरा था। तो यहाँ पर भाग जो है यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। जब वो डोल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए निर्णय लिया गया था कि उनके शरीर को, देह को नष्ट करना होगा, जिससे कि वो जो है उनका भ्रमण रुके, तांडव रुक जाए मतलब। तो उन्होंने विष्णु के चक्र से उनके शरीर के कटकर भी बहुत हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे थे। यह आपको कहानी पूरी पता होगी। तो यहाँ पर नाभि वाले भाग की पूजा होती है, नाभि गिरी थी। तो ये चीज ध्यान रखना आपने, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई? तो चंडी देवी आपको पता ही दोस्तों हरिद्वार में हुई है। ठीक है, चंडी देवी मंदिर कहाँ पर है? हरिद्वार। देखिए, ये रहा चंडी देवी मंदिर, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये नील पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर है? नील पर्वत पर। क्वेश्चन पूछा जाता है, नील पर्वत हरिद्वार में कौन से मंदिर की मतलब कौन सा मंदिर है? तो ये चंडी देवी मंदिर। देश में मौजूद 52 पीठों में से ये एक इसको माना जाता है। इस मंदिर में माँ दुर्गा के 2 रूप विराजमान है दोस्तों। एक तो है माँ चंडी जो खम्भ के रूप में है, और दूसरी है माता मंगल जो चंडिका के रूप में है। ठीक है, अब इसकी एक मान्यता ये है, जब पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर माँ चंडी ने खम्भ के रूप में प्रकट होकर के शंभु निशंभु जो दैत्य थे उनका वध किया था। उसके बाद जब देवताओं ने आग्रह किया तो माता ने चंडिका के रूप में यहाँ पर शरण ली। ठीक है, मतलब चंडिका के रूप में यहाँ पर विराजमान हुई। तो ये 2 रूपों में कहा जाता है यहाँ पर थी। तो उसके बाद 8वीं शताब्दी में माँ चंडी देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कराया। तो इसका पुनरुद्धार किसने कराया ये भी आया, अगर या जीर्णोद्धार किसने कराया? तो शंकराचार्य जी ने कराया था 8वीं शताब्दी में। उन्होंने बहुत उत्तराखंड में या फिर देश के आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। बहुत बड़ी मतलब बौद्ध धर्म का प्रभाव को कम किया था इन्होंने उत्तराखंड में आकर के केदारनाथ में, और उसके बाद इन्हें हिंदू धर्म की को एक मतलब संवारने का काम इन्होंने यहाँ से किया था।
तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो तीसरा सेट था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कुनिंदु की मुद्राओं में किसका अंकन मिलता है। तो उनमें मैंने आपसे ऑप्शन थे आपके देवी का, मृग का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए आप यहाँ पर उपरोक्त दोनों सही होगा। देखिए ये है कुनिंद वंश की जो मुद्राएं थी वो उनकी पिक। यहाँ पर देखिए ये मृग आपको दिखाई दे रहा है, इस मुद्रा में ये मृग है और यहाँ पर इस किनारे में आपको एक देवी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये मृग जो है देवी को देखता हुआ इस इनकी मुद्राओं में अंकन किया गया है। तो उपरोक्त सी यानी कि मतलब उपरोक्त दोनों सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए ये मुद्रा है, इस मुद्रा में आपको दोनों का अंकन दिखाई देता है, ठीक है। चलिए ये हुआ पिछला। और इस वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपको जो कमेंट करके बताना है वो है सर्व संग्रह शास्त्र के लेखक हैं। तो सर्व संग्रह शास्त्र के लेखक का क्या नाम है? मौलाराम, भरत कवि, सुदर्शन शाह या नरेंद्र शाह, ठीक है। तो आपको जल्दी से इसको कमेंट करके बताना है। आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता किताबों को ढूंढिए या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढो, लेकिन आपको बताना है कमेंट करके। और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके ये भी बताना है आपने। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने लाइक शेयर तो कर ही दिया है, सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।